वक्फ बोर्ड को नियंत्रित करने वाले कानून में प्रस्तावित संशोधन विधेयक को सरकार ने लोकसभा में पेश कर दिया है। जहां कुछ लोग इस बिल की आलोचना कर रहे हैं तो वहीं कुछ लोग इसके समर्थन में भी हैं। इन सब के बीच ऑल इंडिया सज्जादा नशीन एसोसिएशन के अध्यक्ष अजमेर के सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती ने दरगाह बोर्ड बनाने की मांग की है, तो वहीं सूफी खानका एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूफी मोहम्मद कौसर हसन मजीदी ने दरगाह परिषद का गठन किए जाने की मांग तेज कर दी है। वक्फ कानून का नाम बदलकर एकीकृत वक्फ प्रबंधन सशक्तिकरण दक्षता और विकास अधिनियम कर दिया गया है। सरकार का दावा है कि ये संशोधन कानून में मौजूद खामियों को दूर करने और वक्फ की संपत्तियों के प्रबंधन और संचालन को बेहतर बनाने के लिए ज़रूरी है। वक्फ की 8.72 लाख संपत्तियां और 3.56 लाख जायदादें कुल 9.4 लाख एकड़ ज़मीन में फैली हुई हैं। रक्षा मंत्रालय और भारतीय रेलवे के बाद सबसे ज़्यादा संपत्तियां वक्फ की ही हैं। इन तीनों के पास देश में सबसे ज़्यादा ज़मीनों का मालिकाना हक है। पिछले 2 सालों में देश की अलग अलग हाई कोर्टों में वक्फ से जुड़ी करीब 120 याचिकाएं दायर की गई थी, जिसके बाद इस कानून में संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं। अदालतों में दायर 120 याचिकाओं में से तकरीबन 15 मुसलमानों की ओर से भी दायर की गई हैं। सियासी जानकार कुर्बान अली के मुताबिक ये सिर्फ और सिर्फ हिंदू वोट बैंक को खुश करने के लिए है। हाँ, मौजूदा वक्फ कानून में कुछ कमियां हैं और वक्फ बोर्ड से जुड़ी कई इकाइयों में भ्रष्टाचार की बात को भी खारिज नहीं किया जा सकता है। इसका प्रबंधन भी ठीक से नहीं हो रहा है। वक्फ कोई भी चल या अचल संपत्ति होती है जिसे कोई भी व्यक्ति जो इस्लाम को मानता है, इस्लाम के नाम पर या धार्मिक मकसद या परोपकार के मकसद से दान करता है। संशोधन विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के मुताबिक वक्फ को ऐसा कोई भी व्यक्ति संपत्ति दान दे सकता है जो कम से कम 5 सालों से इस्लाम का पालन करता हो और जिसका संबंधित ज़मीन पर मालिकाना हक हो। प्रस्तावित संशोधन के तहत अतिरिक्त कमिश्नर के पास मौजूद वक्फ की ज़मीन का सर्वे करने के अधिकार को वापस ले लिया गया और उनके बजाय ये जिम्मेदारी अब ज़िला कलेक्टर या डिप्टी कमिश्नर को दे दी गई है। केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य स्तर पर वक्फ बोर्ड में 2 गैर मुसलमान प्रतिनिधि रखने का प्रावधान किया गया है। नए संशोधनों के तहत बोहरा और आगा खानी समुदायों के लिए अलग बोर्ड की स्थापना की भी बात कही गई है। वक्फ का पंजीकरण सेंट्रल पोर्टल और डेटाबेस के जरिए होगा। इस पोर्टल के जरिए मुतवल्ली यानी वक्फ संपत्ति की देखरेख करने वालों को खातों की जानकारी देनी होगी। इसी के साथ सालाना 5,000 रुपये से कम आय वाली संपत्ति के लिए मुतवल्ली की ओर से वक्फ बोर्ड को दी जाने वाली राशि को भी 7% से घटाकर 5% कर दिया गया है। किसी संपत्ति के वक्फ के तहत आने या न आने का फैसला लेने का वक्फ बोर्ड का अधिकार वापस ले लिया गया है। नए प्रस्ताव के मुताबिक मौजूद 3 सदस्यों वाली वक्फ ट्रिब्यूनल को भी 2 सदस्यों तक सीमित कर दिया गया है, लेकिन इस ट्रिब्यूनल के फैसलों को अंतिम नहीं माना जाएगा और 90 दिन के भीतर ट्रिब्यूनल के फैसलों को हाई कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। नए विधेयक में सीमा अधिनियम को लागू करने की अनिवार्यता को हटाने का प्रावधान है। इसका मतलब है कि जिन लोगों का 12 साल से वक्फ की ज़मीन पर अतिक्रमण करके कब्जा किया हुआ है वे इस संशोधन के आधार पर मालिक बन सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के वकील रऊफ रहीम BBC से कहते हैं, बुनियादी तौर पर कुछ धाराओं को जोड़ने और वक्फ बोर्ड के भ्रष्ट सदस्यों को जेल की सलाखों के पीछे भेजने के अलावा मौजूदा कानून में किसी भी बदलाव की ज़रूरत नहीं है। वक्फ अधिनियम की वैधता को अदालत में चुनौती देने वालों में राजस्थान के बूंदी में रहने वाले शहजाद मोहम्मद शाह भी शामिल हैं। शाह ने कोर्ट का दरवाज़ा इसलिए खटखटाया क्योंकि फ़कीर समुदाय की 90 बीघा ज़मीन वक्फ बोर्ड ने अपने कब्ज़े में ले ली। मोहम्मद शाह ने BBC से कहा, धर्मार्थ ट्रस्टों और ट्रस्टियों के लिए समान कानून की ज़रूरत है।
इसके बजाय केंद्र और राज्य ने मनमाने ढंग से धर्म आधारित वक्फ अधिनियम बनाया है जो संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 का उल्लंघन करता है। राज्यसभा के पूर्व उपसभापति रहमान खान ने बीबीसी हिंदी को बताया, प्रस्तावित संशोधन ने सारी ताकत कलेक्टर या डिप्टी कमिश्नर के हाथों में दे दी है। रहमान खान ने कहा, सबसे बुरा पहलू तो वक्फ अधिनियम से लिमिटेशन एक्ट यानी सीमा अधिनियम के प्रावधानों को गायब करना है। उन्होंने कहा, इन प्रावधानों को अगर कानून बना दिया गया तो वक्फ की संपत्तियों में भारी कमी आएगी, क्योंकि 99% वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जा है। वक्फ की संपत्तियों पर अतिक्रमण करने वाले हजारों एकड़ संपत्तियों के मालिक बन जाएंगे। पुणे के रिटायर्ड चीफ इनकम टैक्स कमिश्नर इकरामुल जब्बार खान के मुताबिक इस बदलाव से रियल एस्टेट उद्योग और यहां तक कि ऐसी ज़मीनों पर कब्जा करने वाले बहुत से बड़े कारोबारियों को भी फ़ायदा होगा। ऐसा लगता है कि इन संशोधनों के पीछे एकमात्र मकसद ही ये है। लेकिन जब्बार नए संशोधनों के कुछ सकारात्मक पहलुओं से भी खुश हैं। वो कहते हैं, केंद्र ने सेंट्रल वक्फ काउंसिल और बोर्डों पर मुस्लिम सांसदों और विधायकों के एकाधिकार को तोड़ दिया है। वे एकाधिकारीवादी बन गए थे, उन्होंने कुछ नहीं किया और आम लोगों को कोई फ़ायदा नहीं मिला। इन बोर्डों में भ्रष्टाचार भी था। इन सब के बीच ऑल इंडिया सज्जादा नशीन एसोसिएशन के अध्यक्ष अजमेर के सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती ने बीबीसी हिंदी को बताया कि अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने उनके प्रतिनिधिमंडल को भरोसा दिया है कि सरकार अलग दरगाह बोर्ड बनाने के एसोसिएशन के सुझाव पर गंभीरता से विचार करेगी। नसीरुद्दीन चिश्ती ने कहा, यह हमारी लंबे समय से मांग रही है। दरगाहें वक्फ संपत्ति की बड़ी स्टेक होल्डर हैं। हमें उम्मीद है कि नए संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान सरकार दरगाह बोर्ड को भी इसमें शामिल करेगी। उत्तर प्रदेश के कानपुर में रहने वाले सूफी खान का एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूफी मोहम्मद कौसर हसन मजीदी ने भी चिश्ती की तरह दरगाह परिषद बनाने की मांग की है। इसके लिए उन्होंने केंद्र सरकार को एक पत्र भी लिखा है। सूफी कौसर कहते हैं, हमारी एसोसिएशन भारत सरकार के इस प्रयास और इस बिल का स्वागत करती है। सूफी कौसर कहते हैं, मौजूदा समय में वक्फ बोर्डों में वहाबी, देवबंदी, अहले हदीस, सलाफी विचारधारा के लोग भरे पड़े हैं। ये लोग खानकाहों और दरगाहों के सूफीवादी स्वरूप को बदलना चाहते हैं। वो कहते हैं, ये लोग मुतवल्लियों और सज्जादों को हटाकर वहाँ पर बोर्डों द्वारा प्रशासक और इंतज़ामिया कमेटी बना करके अपने लोगों को शामिल करके दरगाहों के आध्यात्मिक स्वरूप को बदलने का काम कर रहे हैं। सूफी कौसर ने वक्फ बोर्ड अधिनियम में परिवर्तन करते हुए उनमें पर्याप्त मात्रा में सूफी समाज के लोगों को शामिल करने की मांग की है। उन्होंने कहा, जैसे शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड बनाए गए हैं, इसी तरह दरगाह परिषद की स्थापना की जाए ताकि देश में सूफीवादी विचारधारा का संरक्षण होता रहे। मोहम्मद आसिम सिद्दीकी, दस्तक लाइव न्यूज़।